नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर कोड A070601T यानी पाइनियर्स ऑफ इंडियन सोशलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम्स नज़दीक है, तो आइए इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पूरी गारंटी है कि इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके पेपर यहीं से फंसेंगे। तो पहला प्रश्न है, जीएस घुर्रे के अनुसार जाति व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। उत्तर इसका आपको लिखना है, जीएस घुर्रे भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। उनकी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। घुर्ये ने जाति को भारतीय समाज की मूलभूत संरचना के रूप में देखा और इसकी विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। घुर्ये के अनुसार जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताएं हैं: खंडित सामाजिक विभाजन, ऊंच नीच का क्रम, अंतर विवाह, खान पान प्रतिबंध, पेशे का निर्धारण, सामाजिक और धार्मिक असमानता। इन विशेषताओं के आधार पर उन्होंने जाति को एक कठोर और बंद सामाजिक व्यवस्था बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जाति केवल धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी पहलुओं से जुड़ी हुई है। समय के साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा, नगरीकरण और लोकतंत्र के कारण इसका प्रभाव कम हो रहा है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि घुर्ये का दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी था तथा उन्होंने जाति के नकारात्मक पहलुओं पर कम ध्यान दिया। निष्कर्ष यह निकलता है कि घुर्ये का विश्लेषण जाति को समझने के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। तो ऐसे आपका पहला प्रश्न खत्म होता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, डीएन मजूमदार के ट्राइबल इंटीग्रेशन पर विचार कीजिए। ट्राइबल इंटीग्रेशन मतलब जनजातियों के विकास, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो डीएन मजूमदार ने भारतीय जनजातियों के विकास और मुख्यधारा समाज से उनके संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने जनजातीय इंटीग्रेशन की अवधारणा दी, यानी ट्राइबल जो इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में कहा कि जिसका अर्थ है जनजातियों को मुख्यधारा समाज में शामिल करना, लेकिन उनकी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखते हुए। उन्होंने ना तो पूर्ण विलय का समर्थन किया और ना ही पूर्ण अलगाव का। अर्थात उनका मानना था कि जनजातियों के विकास के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन उनकी परंपराओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण संतुलित और व्यवहारिक था। निष्कर्ष, जो मजूमदार का जनजातीय सिद्धांत था इंटीग्रेशन का, वो आज भी नीतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, राधा कमल मुखर्जी के सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज की व्याख्या कीजिए। अर्थात सामाजिक नैतिक मूल्यों की व्याख्या करना है। सामाजिक जो ढांचा है उसके मूल्यों की व्याख्या करना है। तो राधा कमल मुखर्जी ने समाज को मूल्यों के आधार पर समझाया। उनके अनुसार समाज का वास्तविक आधार मूल्य होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने मूल्यों को 3 भागों में बांटा: जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इनका संतुलन समाज के विकास के लिए आवश्यक है। मूल्य समाज में अनुशासन, एकता और स्थिरता बनाए रखते हैं। सामाजिक परिवर्तन भी मूल्यों के परिवर्तन से होता है। निष्कर्ष, यह अवधारणा समाज के नैतिक आधार को समझने में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार आप राधा कमल मुखर्जी जी के इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीपी मुखर्जी के इंडियन कल्चर एंड डाइवर्सिटीज पर विचार कीजिए। अर्थात भारतीय जो संस्कृति है और जो इनकी विविधताएं हैं उन पर विचार करना है। तो डॉक्टर जो मुखर्जी जी हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति को एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनमें अनेक एकता पाई जाती है। मतलब जो इसे कहा जाता है ना कि विविधताओं में भी एकता पाई जाती है। उसी प्रकार उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच के संबंध को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि भारतीय समाज में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और परंपराओं को पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों का विशेष महत्व है। निष्कर्ष यह निकलता है कि डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति की जटिलता को गहराई से समझाया और उसके बारे में हम सभी को अच्छे से इस विस्तृत रूप में प्रस्तुतिकरण करके उसके बारे में सोचने पर एक बड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न आता है, इरावती कर्वे के किनशिप इन इंडिया का विश्लेषण कीजिए। यानी नातेदारी के बारे में, जो भारत में नातेदारी व्यवस्था है उसके बारे में विश्लेषण है। तो इरावती कर्वे ने भारतीय समाज में नातेदारी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारत में नातेदारी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूप से पाई जाती है। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी प्रणालियों की तुलना की। उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक
व्यवस्था प्रमुख है, जबकि दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। नातेदारी सामाजिक संगठन का मुख्य महत्वपूर्ण आधार है और यह विवाह, परिवार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः कर्वे का अध्ययन भारतीय समाज को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है आईपी देसाई के अनुसार आईपी देसाई के अनुसार भारतीय परिवार का विश्लेषण कीजिए। तो आईपी देसाई देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र के जो एक प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने भारतीय परिवार प्रणाली का गहन अध्ययन किया और उनके अनुसार भारतीय परिवार केवल एक जैविक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलुओं को प्रभावित करती है। भारतीय परिवार की सबसे प्रमुख विशेषता उसका संयुक्त परिवार स्वरूप रहा है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि शामिल होते हैं। इसमें संपत्ति, आय और जिम्मेदारियां साझा होती हैं। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो निर्णय लेने में कार्य करता है। आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, आर्थिक सहयोग सुनिश्चित होता है। इसके अलावा यह सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी माध्यम होता है। हालांकि आधुनिक समय में भारतीय परिवार में परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा और रोजगार के कारण संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकल परिवार का विकास हो रहा है। लोग रोजगार के लिए शहरों में बस रहे हैं, जिससे पारंपरिक परिवार संरचना कमजोर हो रही है। आईपी देसाई ने यह भी बताया कि परिवार में सत्ता संरचना में भी बदलाव आया है। पहले पुरुषों का वर्चस्व अधिक था, लेकिन अब महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और वे भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने लगी हैं। फिर भी भारतीय परिवार की मूल भावना, संबंधों की निकटता, आपसी सहयोग और सांस्कृतिक मूल्य आज भी विद्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आईपी देसाई ने भारतीय परिवार की एक गतिशील संस्था के बारे में बताया। उन्होंने माना कि भारतीय परिवार एक गतिशील संस्था है जो समय के साथ बदली है, लेकिन अपनी मूल विशेषताओं को बनाए हुए है। तो अगला प्रश्न आता है कि एम एन श्रीनिवासन के संस्कृतिकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो एम एन श्रीनिवासन ने एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह अवधारणा बताती है कि जिस प्रकार निम्न जातियां अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए उच्च जातियों के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाती हैं, संस्कृतिकरण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। निम्न जातियां उच्च जातियों के धार्मिक अनुष्ठानों, आचरण, खान पान और जीवन शैली का अनुकरण करती हैं। उदाहरण के लिए मांसाहार का त्याग, पूजा पाठ करना, शुद्धता के नियमों का पालन करना आदि शामिल है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसका प्रभाव लंबे समय में दिखाई देता है। यह सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से जातियां अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने बताया कि संस्कृतिकरण केवल सांस्कृतिक परिवर्तन तक सीमित है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक कारकों की भूमिका कम होती है, इसलिए इसकी आलोचना भी हुई। इसके बावजूद यह सिद्धांत भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह निकलता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न आता है पश्चिमीकरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, यानी जो वेस्टर्नाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पश्चिमीकरण का वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों की संस्कृति, मूल्य, शिक्षा और संस्थाएं भारतीय समाज को प्रभावित करती हैं। एम एन श्रीनिवास ने इस अवधारणा को विस्तार से समझाया। उन्होंने भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान देखने का एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। इससे भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन आए। पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव में शिक्षा का प्रसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सामाजिक सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार शामिल है। सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों में कमी आई। इसके नकारात्मक भी प्रभाव पड़े, जैसे पारंपरिक संस्कृति का क्षय हुआ, भौतिकवाद बढ़ा और सामाजिक संबंधों में दूरी आई। लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने लगे। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को एक मूल्य तटस्थ प्रक्रिया माना, यानी यह अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज इसे कैसे अपनाता है। निष्कर्षतः पश्चिमीकरण भारतीय समाज में आधुनिकता और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न आता है एस.सी. दुबे के भारतीय ग्राम अध्ययन का विश्लेषण कीजिए। अर्थात भारतीय जो गांव हैं उनके बारे में कैसे एस.सी. दुबे ने बतलाया है, उसके बारे में विश्लेषण करना है हम सभी को। तो उत्तर है एस.सी. दुबे भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने भारतीय ग्राम का विस्तृत अध्ययन किया है। उनकी पुस्तक इंडियन विलेज इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दुबे ने भारतीय गांव को एक छोटा समाज के रूप में देखा, जहां सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि गांव में जाति व्यवस्था, नातेदारी और परंपराएं
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी बताया कि गाँव आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन आधुनिक समय में यह आत्मनिर्भर कम हो रही है, क्योंकि नगरीकरण, औद्योगीकरण और शिक्षा के कारण गाँव में परिवर्तन हो रहा है। दुबे ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संबंध को भी समझाया। उनके अनुसार गाँवों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और परंपराएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती। उन्होंने विकास पर भी जोर दिया और कहा कि ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आवश्यक हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि एस.सी. दुबे का अध्ययन भारतीय ग्रामीण समाज को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है, ए.आर. देसाई के भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए। ए.आर. देसाई एक प्रमुख मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इस विषय पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम था। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक शोषण, उद्योगों का पतन और किसानों की दयनीय स्थिति ने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक वर्गीय आंदोलन के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न वर्गों जैसे मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर की भूमिका रही। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी था। हालांकि उन्होंने यह आलोचना भी की, स्वतंत्रता के बाद भी वर्गीय असमानताएं समाप्त नहीं हुई। अर्थात ए.आर. देसाई का विश्लेषण भारतीय राष्ट्रवाद को गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न आता है, एंड्रे बेटिल के अनुसार जाति, वर्ग और शक्ति का विश्लेषण कीजिए। आंद्रे बेतले जो भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं, इन्होंने भारतीय समाज में असमानता के विभिन्न आयाम जैसे जाति, वर्ग और शक्ति का गहन अध्ययन किया। इनकी प्रसिद्ध कृति थी कास्ट, क्लास एंड पावर। यह तंजौर जो है, तंजौर की गांव के अध्ययन पर आधारित है। भारतीय ग्रामीण समाज की जटिल संरचना को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बेतेले के अनुसार भारतीय समाज में असमानता केवल जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वर्ग और शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति एक पारंपरिक व्यवस्था है, जिसमें जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। दूसरी ओर वर्ग आर्थिक आधार बनता है, जैसे धन, संपत्ति और आय के आधार पर। शक्ति का संबंध राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण से है। किसी व्यक्ति का समूह के पास यदि निर्णय लेने की क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण या उसे शक्तिशाली माना जाता है। बेते इले ने बताया कि इ- कई बार जाति, वर्ग और शक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए एक उच्च जाति का व्यक्ति जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो, और एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति जरूरी नहीं कि उच्च जाति का हो। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति भी अलग अलग समूहों में वितरित हो सकती है। बेतले का अध्ययन यह दर्शाता है कि आधुनिक भारतीय समाज में वर्ग और शक्ति का महत्व बढ़ रहा है, जबकि जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात बेतेले ने भारतीय समाज की असमानताओं को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझाया। बस कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं। आप सभी को ये सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है। मैं गारंटी करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके पेपर में 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रामकृष्ण मुखर्जी के अगेरियन क्लास स्ट्रक्चर का विश्लेषण कीजिए। यानी भारतीय जो कृषि समाज है उसके बारे में बताना है। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय कृषि समाज की वर्ग संरचना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत में वर्ग विभाजन मुख्यतः भूमि के स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर होता है। उन्होंने कृषि समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया, जैसे जमींदार, समृद्ध किसान, मध्यम किसान और गरीब किसान। उसके बाद आता है भूमिहीन मजदूर। इन वर्गों के बीच आर्थिक असमानता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जमींदार और समृद्ध किसान संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि गरीब किसान और मजदूर शोषण का शिकार होते हैं। मुखर्जी ने यह भी बताया कि वर्ग संरचना स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। भूमि सुधार, हरित क्रांति और सरकारी नीतियों के कारण ग्रामीण समाज में परिवर्तन आया है, लेकिन असमानता अभी भी बनी हुई है। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना। निष्कर्षतः मुखर्जी का अध्ययन भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है, एस.सी. दुबे के अनुसार परंपरा और आधुनिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के संबंध का गहन अध्ययन विश्लेषण किया। उनके अनुसार भारतीय समाज में ये दोनों तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। परंपरा से तात्पर्य उन मान्यताओं, रीत रिवाजों और सामाजिक संस्थाओं से है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दूसरी ओर आधुनिकता का संबंध नए विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास से है। दुबे के अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। लोग नई चीजों को अपनाते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को पूरी तरह त्यागते नहीं हैं। इस प्रक्रिया को सिलेक्टिव एडॉप्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग आधुनिक शिक्षा को और तकनीक को अपनाते हैं, लेकिन विवाह, परिवार और धर्म से जुड़ी परंपराओं को बनाए रखते हैं। दुबे ने यह भी विकास का
तभी सफल होता है कहा जब ये स्थानीय परंपराओं और संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखे। निष्कर्ष यह निकलता है कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हो गया है। अगला प्रश्न है डीपी मुखर्जी के मॉडर्निटी पर विचार कीजिए। मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता पर। तो डीपी मुखर्जी ने आधुनिकता को भारतीय संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। उनके अनुसार आधुनिकता केवल पश्चिमीकरण नहीं बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज नए विचारों मूल्यों को अपनाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में आधुनिकता को सीधे सीधे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ की परंपराएं बहुत मजबूत हैं। इसलिए आधुनिकता को भारतीय संदर्भ के अनुसार ढालना आवश्यक है। मुखर्जी के अनुसार आधुनिकता के प्रमुख तत्व हैं जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज में आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। अर्थात मुखर्जी ने आधुनिकता को भारतीय समाज के अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। अगला प्रश्न आता है इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय नातेदारी प्रणाली का महत्व बताइए। तो भारतीय नातेदारी प्रणाली का महत्व आपको मैंने पहले भी बताया है इससे पहले। इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने बताया भारतीय समाज की मूल संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नातेदारी केवल पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक संगठन और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। भारत में नातेदारी प्रणाली क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक प्रणाली है जहां वंश और संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक प्रणाली भी देखने को मिलती है। नातेदारी प्रणाली विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित रखती है। यह व्यक्ति को सामाजिक पहचान प्रदान करती है और सामाजिक एकता को बनाए रखने में सहायता करती है। अर्थात नातेदारी प्रणाली भारतीय समाज की स्थिरता और संगठन का आधार है। अगला प्रश्न आता है एम एन श्रीनिवास के डोमिनेंट कास्ट सिद्धांत को बताइए। यानी एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रस्तुत की जो ग्रामीण भारत की शक्ति समझने को अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। डोमिनेंट कास्ट वह जाति होती है जो किसी क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसके प्रमुख लक्षण है अधिक जनसंख्या, भूमि पर अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति। यह जाति गांव की राजनीति, संसाधनों के वितरण और सामाजिक निर्णयों को प्रभावित करती है। श्रीनिवास ने बताया कि जरूरी नहीं कि प्रमुख जाति हमेशा उच्च जाति ही हो, मध्यम जातियां भी प्रमुख जाति बन सकती हैं। निष्कर्षतः यह अवधारणा ग्रामीण समाज में शक्ति के वितरण को समझने में सहायक है। अगला प्रश्न आता है एस सी दुबे के अनुसार भारतीय ग्राम में विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। एस सी दुबे ने भारतीय ग्राम के विकास की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विकास आवश्यक है। इसके साथ ही स्थानीय परंपराओं और संस्कृति का सम्मान भी जरूरी है। दुबे ने यह भी बताया कि विकास कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें सभी पहलुओं का संतुलन आवश्यक है। यह एक निष्कर्ष निकलता है। अगला प्रश्न आता है ए आर देसाई के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। तो ए आर देसाई ने भारतीय समाज का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया। उनके अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष का सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और आर्थिक असमानता बढ़ती है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद, कृषि संरचना और राज्य की भूमिका का विश्लेषण भी इसी दृष्टिकोण से किया था। निष्कर्ष यह निकलता है कि देसाई का जो दृष्टिकोण था वो भारतीय समाज की आर्थिक संरचना को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न आता है एंड्रे बेटिल के अनुसार सामाजिक असमानता की व्याख्या कीजिए। तो बेतिल ने सामाजिक असमानता को बहुआयामी माना। इनके अनुसार असमानता केवल जाति तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें वर्ग और शक्ति भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आधुनिक समाज में अवसरों की समानता महत्वपूर्ण है लेकिन वास्तविकता में असमानता बनी रहती है। निष्कर्षतः सामाजिक असमानता को समझने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने 19 प्रश्नों को हल किया है। अगला लास्ट प्रश्न है कि भारतीय समाज के अध्ययन में प्रमुख समाजशास्त्रियों के योगदान का समग्र विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है भारतीय समाजशास्त्र के विकास में कई विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे जी.एस. घुर्ये ने जाति अध्ययन के बारे में बड़ा ही अच्छा विस्तृत हम लोगों को जानकारी प्रदान की है, अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। ऐसे ही एम एन श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बड़ा ही विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसी प्रकार ए आर देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भारतीय सामाजिक जो समानता और असमानता है इसके बीच में बड़ा ही गहरा संबंध स्थापित करने का कार्य किया। एस सी दुबे ने ग्राम अध्ययन किया जिन्होंने ग्राम के बारे में एक सटीक और तर्कशील अध्ययन प्रस्तुत किया है। एंड्रे बेतिले ने असमानता के बारे में बड़ा ही अच्छा अध्ययन प्रदान किया है। इस प्रकार इन सभी ने मिलकर भारतीय समाज को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए। निष्कर्षतः इनका योगदान भारतीय समाजशास्त्र की नींव को मजबूत करता है। तो इस प्रकार आपका जो सोशियोलॉजी का बीए थर्ड ईयर वालों का
है वो कंप्लीट होता है इस पेपर को आप पढ़ने के बाद। जो मैंने करवाए हैं इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद, ये पूर्ण आशा ही नहीं, पूरा मेरा विश्वास है कि आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से फंसेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।